बच्चों ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर मासेस कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, यानी वायु राशियों की संकल्पना और उनका वर्गीकरण। जैसा कि हम सभी ने पिछले चैप्टर्स में देखा कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। यदि हम देखें तो मौसम, बादलों के होने, वायुदाब के कारण और विभिन्न और जो मौसम और जलवायु के तत्व उनके कारण निर्धारित होता है। काफ़ी समय तक हमारा जो अध्ययन का मूल केंद्र था वो यही कुछ मौलिक तत्व थे जिन पर हम किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु की व्याख्या करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई और तकनीकी का विकास हुआ तो हमने कुछ ऐसी नई संकल्पनाओं की खोज की, ऐसे नए तत्वों की खोज की जो किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में यदि देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के आसपास वायु राशियाँ और जो हमारे वाताग्रह हैं उनकी खोज हुई और इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि वायु राशियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार बनती हैं और किस प्रकार वो किसी स्थान के मौसम या जलवायु को निर्धारित करती हैं। तो हम जानते हैं, जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, कि किसी भी स्थान का जो मौसम और जलवायु जो है वो बहुत सारे तत्वों का सम्मिश्रण होता है। ये तत्व वायुदाब, तापमान, हवा की दिशा और गति, बादलों का होना, कोहरा होना, ये कुछ मूल ऐसे तत्व हैं जो सदा से हम ऐसा मानते रहे हैं कि किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने ऐसी बहुत सारी नई खोजें की और इसमें और भी वृद्धि हुई। मूल रूप से प्रथम से दूसरे विश्व युद्ध के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसमें और भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो वायु राशियाँ भी एक ऐसा तत्व माना जाता है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही आधारभूत तत्व है। यदि हम देखें तो जो वायु राशियां हैं मूल रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों से संबंध रखती हुई पाई गई, जहां पर मध्य और उच्च अक्षांश, खास तौर से यदि हम देखें तो अमेरिका और यूरोप के जो जलवायु वाले प्रदेश हैं, शुरुआत के तौर पर जब हमने इनका अध्ययन शुरू किया तो ऐसा माना जाता था कि यूरोप और अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने में वायु राशियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया, कि ज्ञान और तकनीक में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आज हम ऐसा मानते हैं कि वायु राशियाँ न केवल मध्य और उच्च अक्षांश बल्कि संपूर्ण धरती की जो हमारी मौसमी और जलवायु दशाएं हैं उनको परिवर्तित करती हैं। आज यदि वर्तमान में देखें तो जो हमारा ज्ञान का प्रसार हुआ है, अब हम मध्य और उच्च अक्षांश के साथ साथ भारत जैसे देशों में जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश हैं, वहाँ पर मानसून के परिवर्तन में भी वायु राशियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि शुरुआती तौर पर हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप, रूस आदि के मौसम और जलवायु की व्याख्या करने के लिए वायु राशियों का प्रयोग करते थे, लेकिन अब इनका प्रभाव क्षेत्र जो है अध्ययन के साथ साथ और भी अधिक माना जाने लगा है। वायु राशियाँ जो हैं, यदि हम उनकी उत्पत्ति देखें, वो किसी एक क्षेत्र में अपनी विशेषताएं लेती हैं और न केवल उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं जहाँ वो बनती हैं, बल्कि जहाँ वो जाती हैं उसको भी वो व्यापक तौर पर प्रभावित करती हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि वायु राशियों की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उसके गुणों की और उसके वर्गीकरण की विवेचना भी हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे फंडामेंटल चीज से, वायु राशियों का अर्थ और परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एयर मासेस। जैसा आप देखिए, वायु राशियां मूल रूप से दो शब्द को मिलकर बनी हैं, वायु और राशि। वायु यानी जो हमारे वायुमंडल में गैसों का समूह है वो, और राशि का मतलब एक पार्सल, एक समूह। तो इस तरह एयर मासेस आर द पार्सल ऑफ एयर। ठीक है, शुरुआती तौर पे शाब्दिक अर्थ यही कहता है, एयर मास इज द पार्सल ऑफ एयर। अब यदि देखें तो वायु राशियां जो वायुमंडल का वो हिस्सा होती हैं, वो गैस का समूह होती हैं जिनमें
क्षैतिजीय तौर पे यानी हॉरिजॉन्टली समानता मिलती है, और ये समानता का मूल आधार होता है तापमान और आर्द्रता। यानी कहने को हम कह सकते हैं कि वायु राशि किसी भी स्थान पर वायु का वो समूह होता है जिसमें क्षैतिजीय तौर पर तापमान और आर्द्रता की समानता मिलती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मैं क्षैतिजीय तौर पे कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली कह रहा हूँ। वर्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर मिलता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली उनमें समानता ही रहती है। अब यदि हम एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि एयर मास इज अ लार्ज पार्सल ऑफ एयर हैविंग होमोजेनिटी विथ रेफरेंस टू थर्मल एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हॉरिजॉन्टली। यानी हम उस पार्सल ऑफ एयर की बात कर रहे हैं जिसमें एक होमोजेनिटी है, एक समानता है, और वो समानता का आधार जो है वो तापमान और आर्द्रता है। और ये तापमान और आर्द्रता की समानता भी क्षैतिजीय तौर पे समान मिलती है। हम धरती पे देखते हैं कि कई बार वायु जो है एक जगह स्थिर होती है। जब स्थिर वायु होती है तो वो जिस जगह पर वो बनती है, चाहे वो महासागरीय भाग हो, चाहे हमारा भूभाग हो, वहाँ से अपनी विशेषताएं धारण करती है, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वायु राशियाँ जो हैं किसी भी स्थान की जलवायु और मौसम को प्रभावित करती हैं। अब वायु राशियों के जो समस्त गुण हैं, जैसा मैंने बताया कि वायु राशियों का निर्माण मूल रूप से वायु के स्थिर होने और उसके जिस स्थान पर वो बनी है वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके गुणों को लेने के कारण बनता है। वायु राशियों के वही गुण होते हैं जिस स्थान पर वो बनती है। यदि कोई स्थान अधिक आर्द्रता वाला है, उच्च तापमान वाला है, तो वायु राशियों के भी गुण में उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता विशेषता मिलेगी। तो इस तरह वायु राशि जो है उद्गम स्थान यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। प्लेस ऑफ ओरिजिन का नेचर, प्लेस ऑफ ओरिजिन के टेम्परेचर और उसकी जो ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी तरह से वो इनलाइन हो जाती है, उसी तरह से वो बन जाती है। पृथ्वी पर हम जानते हैं कि जल और थल जो है असमान रूप से बटे हुए हैं। यदि हम देखें तो पृथ्वी पर 71% वाटर है और रेस्ट जो 29% है वो लैंड मास है, और दोनों की डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टी यानी पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता, यानी देर में गर्म होता है, देर में ही ठंडा होता है। वहीं यदि ज़मीन की बात करें तो ज़मीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसलिए ये जब डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड एंड वाटर का, तो जब पानी के ऊपर एयर मास बनते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है, और जो लैंड के ऊपर बनते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। जब कोई स्थान जो है यदि स्थलीय भाग है, समतल है और एक रूपी होता है, तो वहाँ पर लगभग तापमान और आर्द्रता की समानता मिलती है। इन भौतिक तत्वों की समानता के आधार पर ही वहाँ वायु राशि के गुण निर्धारित होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी वायु राशि की व्याख्या करने के लिए हमें जो उसका उद्गम स्थान है, जो सोर्स रीजन है, उसके गुणों की, उसके भौतिक परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि यदि कोई स्थान कम नमी वाला है और अधिक तापमान वाला है, तो वायु राशियों में भी वही गुण यानी कम नमी और अधिक तापमान मिलता है। इस प्रकार उद्गम स्थान जो है वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वायु राशियों में ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण वायु राशियों की एक क्षेत्र विशेष और एक रीजन विशेष की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जब ये वायु राशियाँ दूसरे स्थानों पर जाती हैं, दूसरे स्थान को उसी तरह प्रभावित करती हैं जिस प्रकार की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे देखें, वायु राशियाँ जो हैं उनकी फॉर्मेशन तब होती है जब एयर स्टेबल होती है, लेकिन एयर आप जानते हैं कि हमेशा स्टेबल नहीं होती। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि विभिन्न कारणों से हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। जब ये वायु राशियाँ विस्थापित होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो सोर्स रीजन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे वाले क्षेत्र में ले जाती हैं, और इस प्रकार वहाँ अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्माण करती हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ मिलती हैं, आपको मैं बताऊं कि दो विपरीत गुणों वाली जो वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो वो एसिमुलेट नहीं होती हैं, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती हैं, बल्कि वो एक दूसरे को रजिस्ट करती हैं। इस रेजिस्टेंस के कारण ही
फ्रंट्स यानी वाताग्र और बाद में आगे चल के चक्रवातों का निर्माण होता है। तो साधारण तौर पे यदि हम देखें तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ गर्म और नम वायु राशियों का निर्माण होता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों पे यदि हम देखें तो ठंडी और कम नमी वाली वायु राशियों का निर्माण होता है। मध्य अक्षांशों में जब एक तरफ से जो कम तापमान वाली कम नमी वाली वायु राशि और दूसरी तरफ से उच्च तापमान और कम नमी वाली वायु राशि मिलती हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रंट्स बनते हैं। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि फ्रंट्स कैसे बनते हैं। तो फ्रंट्स का निर्माण होता है और इन्हीं फ्रंटल रीजन्स पे सबसे ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है, वेदर डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो ये वायु राशियों का अध्ययन जो है हमें इस बात की जानकारी देता है कि किस प्रकार किसी क्षेत्र में फ्रंट्स और साइक्लोन्स का निर्माण होता है। एंड देन ये एक प्रेडिक्टिव टूल भी है। हम वायु राशियों के अध्ययन करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आने वाला मौसम कैसा होगा। अब यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मासेस की बात करें तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले के जो एयर मासेस होते हैं वो कई सौ किलोमीटर लंबे और चौड़े होते हैं। उनमें तापमान और आर्द्रता की समानता मिलती है। यहाँ पर थर्मल एंड ह्यूमिड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो समान मिलती हैं एक वायु राशि के अंदर। यहाँ जब मैं कह रहा हूँ कि एक के अंदर समान मिलती हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें व्यापक अंतर होता है दो वायु राशियों के गुणों में। ठीक है, आगे देखते हैं जो वायु राशियों के जो गुण होते हैं उनमें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल समानता मिलती है, लेकिन वर्टिकली जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो उसमें वेरिएशन भी हो सकता है। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है और आगे चल के वायु राशियों के कारण जो वाताग्र बना है वही विस्तृत चक्रवातों के रूप में दिखाई देता है। आगे यदि चलें, वायु राशियां जो हैं वो गतिशील होती हैं और गतिशील होने के कारण जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो पूरा वेदर सिस्टम जो है उसको बदलती हैं, जिसके कारण जो हमारी विंड पैटर्न है किसी भी स्थान का वो भी व्यापक रूप से बदलता है। अब आता है कि वायु राशियां बनती कहाँ हैं, कौन कौन से सोर्स रीजन्स हैं मेजर जो हमारे अर्थ सरफेस पे प्रिवेलिंग हैं। यदि आप इनको देखें तो हमारी अर्थ सरफेस पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो एक्सटेंसिव रीजन्स हैं जहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की लगभग समान मिलती हैं। तो उन क्षेत्रों पर वायु राशियों का निर्माण होता है और यहीं से वायु राशियां अपनी भौतिक गुणों को लेती हैं। यदि इसमें सबसे पहले देखें तो ध्रुवीय सागरीय प्रदेश यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर का जो उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है, वहाँ पर वायु राशियों का सबसे पहला उद्गम क्षेत्र है। यदि उसके बाद देखें तो ध्रुवीय आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र, वो ऊपर हमने जो बात की वो महासागरीय क्षेत्र था पूर्ण रूप से। अब ये पूर्ण रूप से महाद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका के जो आइस बाउंड रीजन है वो आता है, आर्कटिक रीजन आता है। इसी तरह उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र जो वाटर बॉडी है ट्रॉपिकल रीजन की वो। इसी तरह उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ पर लैंड मास है जो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। उसी तरह भूमध्य रेखीय सागरीय क्षेत्र, इक्वेटर के ऊपर जो एग्जैक्ट जो एरिया लाई करता है, जो ओशियनिक वाटर बॉडी है जहाँ पे ईयर राउंड हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक तरह की एयर मास का निर्माण होता है। उसी तरह एक मानसूनी प्रदेश जो हमारा दक्षिण एशिया है या दक्षिण पश्चिम एशिया है, पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया भी, ये सारा का सारा वो क्षेत्र है जहाँ पर साल में 6 महीने अलग दशा होती है और 6 महीने हवाओं की जो दिशा है वो बदलने के कारण मानसूनी जलवायु मिलती है। और ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वायु राशियों का निर्माण होता है, एयर मासेस का निर्माण होता है। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि शुरुआती तौर पे जब एयर मासेस की खोज हुई मूल रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, तब हमारे एनालिसिस का जो पार्ट था, हम एयर मासेस को मूल रूप से यूरोप और अमेरिका और रशिया के क्लाइमेट को एक्सप्लेन करने में मदद करने के लिए लेते थे। आज यदि हम देखें तो धीरे धीरे जो उस डोमेन का जो नॉलेज का स्प्रेड हुआ है और आज हम ऐसा मानते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया या मॉनसूनल एरिया भी जो है एयर मासेस की डोमिनेंस में रहता है।
तो इस तरह वर्ल्ड लेवल पे आप देखें ये वो एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ एयर मासेस का निर्माण होता है, और आप देखें कि होमोजिनिटी ऑफ एरिया जो है वो एयर मास को प्रमोट करती है। ज़्यादातर जो एयर मासेस हैं वो या तो लैंड पे बने हैं, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी अलग तरह की होती है, और उसी तरह ज़्यादातर जो हैं प्योरली वाटर बॉडी पे बने हैं, क्योंकि वाटर बॉडी और जो लैंड मास है दोनों की डिफरेंशियल प्रॉपर्टी होती है। थर्मली वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, वहाँ पर ह्यूमिड प्रॉपर्टी अलग तरह की होती है। तो इसलिए एयर मासेस जो हैं आइदर दे आर ऑन लैंड और दे आर ऑन वाटर बॉडी। इस तरह एयर मासेस का वर्ल्ड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने। अब जब हम एयर मासेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एयर मासेस के जो हमने स्टडी करना शुरू किया तो आज हम उसको बहुत इंटेंसिवली स्टडी करते हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ क्लासिफाइंग नॉलेज हम अपने ज्ञान को वर्गीकृत करने के लिए वायु राशियों को भी इन 3 मूल आधारों पर बांटते हैं। सबसे पहला है कि वायु राशियाँ बनती कहाँ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन, वो उत्पन्न कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले कुछ एयर मासेस जो हैं पोलर एरियाज में जनरेट होती हैं। आप जानते हैं यदि उनका जो सोर्स रीजन पोलर एरिया है तो उनमें लो टेम्परेचर एंड एट द सेम टाइम लो ह्यूमिडिटी मिलती है। इस तरह की एयर मासेस को हम पोलर एयर मास कहते हैं। इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ पी, कैपिटल पी, जो इंडिकेट करता है पोलर एयर मासेस को। वहीं कुछ एयर मासेस ऐसे होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें ईयर राउंड हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी मिलती है। इस एरिया में जो एयर मासेस बनते हैं उनको हम ट्रॉपिकल एयर मासेस कहते हैं। यदि हम दूसरा यार्ड स्टिक देखें हमारी क्लासिफिकेशन का, वो है ह्यूमिडिटी लेवल पे। तो सबसे पहला आता है एयर मासेस यदि वाटर पे बनेंगी तो उनमें ह्यूमिडिटी लेवल हाई होगा, तो उनको मैरीन टाइम एयर मासेस कहते हैं। वहीं कुछ एयर मासेस ऐसे होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स पे ओरिजिनेट होते हैं, जिनकी जो ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैरीन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होती है। कॉन्टिनेंट पे ह्यूमिडिटी का सोर्स कम होता है, इसलिए ये कॉन्टिनेंटल जो एयर मासेस होते हैं यहाँ ह्यूमिडिटी मैरीन टाइम के कंपैरिजन में कम मिलती है। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जहाँ वो मूव कर रहे हैं उस एरिया के यदि हम कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर देखें तो थर्मोडायनेमिक परिवर्तन यानी थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन के आधार पर भी देखते हैं, और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन के आधार पर भी देखते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, या वार्म है या कूल है। तो इस तरह हमारी एयर मासेस के क्लासिफिकेशन के ये 3 बेसिक यार्डस्टिक हैं। इन 3 आधारों पर, इन 3 को हम यदि और आगे एक्सटेंसिवली फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल जो वायु राशियों का नॉमेनक्लेचर है वो 16 एयर मासेस हमारी अर्थ सरफेस पे प्रिवेलिंग हैं। इनमें सबसे पहला जैसा टी लिखा है तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल, पी स्टैंड्स फॉर पोलर। ट्रॉपिकल की हाई टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पोलर की लो टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रॉपिकल की हाई ह्यूमिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पोलर की लो ह्यूमिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह ट्रॉपिकल को हम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एंड मैरीन टाइम ट्रॉपिकल, इसी तरह पोलर को कॉन्टिनेंटल पोलर और इसी तरह मैरीन टाइम पोलर में क्लासीफाई करते हैं। और इस तरह हम फर्दर पूरी एयर मासेस को जो है 16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ जो वर्ड्स हम यूज़ करें आप देखें, W जो कैपिटल वर्ड है वो वार्म को इंडिकेट करता है, K जो कैपिटल वर्ड है वो कूल को इंडिकेट करता है। इसी तरह जहाँ U लिखा है वो है अनस्टेबल एयर मास, और वहीं जहाँ S लिखा है दैट इज अ स्टेबल एयर मास। तो इसको पढ़ते हैं। जब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक है तो वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक वार्म या कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक कूल में क्लासीफाई होता है, और फर्दर ये वार्म स्टेबल और अनस्टेबल में, और कूल भी स्टेबल और अनस्टेबल में क्लासीफाई होता है। तो इस तरह हमारे पास ये पूरी की पूरी जो एयर मासेस हैं हमारी अर्थ सरफेस पे 16 डिफरेंट टाइप्स की मिलती हैं। जो नॉमेनक्लेचर है बच्चों वो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको लॉजिक समझना है कि हम किस तरह क्लासीफाई कर रहे हैं। कैपिटल वर्ड्स का क्या मतलब है, स्मॉल वर्ड्स का क्या मतलब है। तो इस तरह आपको यदि आप इन वर्ड्स का
मतलब समझ पाते हैं तो आप आराम से इसको क्लासिफाई कर पाते हैं। आगे चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ ओरिजिन। जहां वायु राशियों की उत्पत्ति होती है उस आधार पर यदि हम वायु राशियों को वर्गीकृत करें तो सबसे पहली वायु राशियां होती हैं ध्रुवीय वायु राशियां। ये मूल रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में बनती है और हम जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर कम तापमान होता है, आर्द्रता भी कम मिलती है और एटमॉस्फेयर में एक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ सेटल होती है। इस तरह इन वायु राशियों के क्षेत्र में स्टेबिलिटी मिलती है। ये वायु राशियाँ किसी जलीय भाग के ऊपर भी विकसित हो सकती हैं और महाद्वीपीय भाग पे भी, जिसके कारण उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हो सकती है। दूसरी तरह का जो हमारा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वो है उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ यानी ट्रॉपिकल एयर मासेस। ये जैसा मैंने पीछे बताया कि कर्क रेखा से मकर रेखा यानी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, जहाँ पे ईयर राउंड हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी मिलती है, वहाँ ये ओरिजिनेट होती हैं और इनको हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब यदि हम आर्द्रता के आधार पर देखें तो कुछ एयर मासेस होते हैं जिसको मैरीन टाइम एयर मासेस कहते हैं और कुछ एयर मासेस होते हैं जो कॉन्टिनेंटल एयर मासेस होते हैं। मैरीन टाइम एयर मासेस पोलर रीजन में भी हो सकते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में भी हो सकते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टिनेंटल एयर मासेस के कंपैरिजन में हाई ह्यूमिडिटी की होती है और जो मैरीन टाइम होते हैं वो वाटर बॉडी पे होने के कारण ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी ऊंचा मिलता है। वहीं यदि हम कॉन्टिनेंटल एयर मासेस की बात करें, ये कॉन्टिनेंटल एयर मास भी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एंड कॉन्टिनेंटल पोलर में विभाजित किए जाते हैं और ये मूल रूप से स्थलीय भाग पर ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें जो थर्मल एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लैंड मास से डेराइव होती है। वहीं यदि हम थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन के आधार पर देखें तो किसी भी स्थान पर जो वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं उनके नीचे की सतह से ऊष्मा का आदान प्रदान करती हैं और उनमें परिवर्तन आता है। हम जानते हैं कि जब एयर मास दूसरी प्रॉपर्टी वाले क्षेत्र में जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। जब कोई एयर मास ठंडी वायु राशि गर्म मार्ग पर चलती है तो उसके नीचे की जो परत गर्म हो जाती है और जिसके कारण उसमें अस्थिरता आती है। इस तरह के एयर मास को, इस तरह के ठंडे एयर मास को के से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार जब कोई गर्म वायु राशि ठंडे मार्ग पर चलती है तब वह नीचे से ठंडी हो जाती है और इस प्रकार की वायु राशियों में स्थिरता आती है। इसको W से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल K एंड कैपिटल W। यदि इसी आधार पे हम देखें डायनेमिक जो मॉडिफिकेशन उनमें होता है तो कुछ एयर मासेस को हम S इंडिकेट करते हैं जो स्टेबल होती हैं और वहीं जो स्मॉल u जब हम यूज़ करते हैं तो वो अनस्टेबल होती है। स्टेबल यानी उनमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं है एंड जो अनस्टेबल हैं उनमें वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा डायनेमिक हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट करती हैं क्योंकि वो अनस्टेबल हैं। गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन, गिवन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उनमें अलग तरह की मूवमेंट है। तो ये आपके सामने फिर वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ जहाँ वायु राशियों का निर्माण होता है। आपकी जानकारी के लिए फिर बताऊं कि धरती पर जितनी भी अभी हमने पीछे 16 प्रकार की वायु राशियाँ पढ़ी, ये सभी वायु राशियाँ होमोजेनस एरिया पे यानी समरूपी जो क्षेत्र है वहाँ पे विकसित होती हैं। इस मैप से आपको पता चलता है कि या तो जो एयर मास हैं वो लैंड सरफेस पे डेवलप हो रहे हैं, उसी तरह या वो वाटर बॉडी पे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो एक जैसे होनी चाहिए जिस क्षेत्र में वो बनते हैं। इसीलिए एयर मासेस कुछ इलोंगेटेड हैं, कुछ सर्कुलर हैं, कुछ स्मॉल साइज हैं। वो एयर मासेस स्मॉल साइज में कंसिडर किए जाते हैं जो इनक्लोज्ड सी में डेवलप हो रहे हैं या जो ऐसे एरिया में डेवलप हो रहे हैं जहां वाटर बॉडी या लैंड मास कम एक्सटेंडेड है। तो इस तरह हमारे पास जो एयर मासेस हैं वो पोलर, ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, मैरीन टाइम, स्टेबल, अनस्टेबल, इस तरह से हम उसको विभिन्न भागों में क्लासिफाई करते हैं और हमारे अध्ययन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बच्चों इस तरह इस चैप्टर में हमने वायु राशियों का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखा कि किस तरह से
हमारा ज्ञान जो है प्रारंभिक तौर पे जो हमारे मूल तत्व हैं मौसम और जलवायु के, उन पे आधारित था। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीक में विकास हुआ, हमने रेडियो साउंड जो हम बैलून के माध्यम से अपने इंस्ट्रूमेंट्स अपर एयर के स्टडी के लिए भेजते थे, उनमें विकास हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे सैटेलाइट जो हमारे पास डेटा आने लगा, हमने एक नई चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि एयर मासेस जो होती हैं, जो पार्सल ऑफ एयर होता है, वो किसी भी स्थान के मौसम को, जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। जहाँ शुरुआती तौर पे हमारी जो ज्ञान था वो मूल रूप से पोलर एरिया या जो हमारे मिड लेटीट्यूड हैं उन पे ही आधारित था। धीरे धीरे आज हम ऐसा मानने लगे हैं कि हमारी वायु राशियाँ न केवल उस क्षेत्र को बल्कि संपूर्ण धरती पर मौसम को, जलवायु को प्रभावित करती है। एयर मासेस की हमने डेफिनेशन देखी, जिसके तहत हमने देखा कि एयर मासेस जो हैं लार्ज पार्सल ऑफ एयर होते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की होमोजेनिटी मिलती है, एक रूपता मिलती है। हमने एयर मासेस का क्लासिफिकेशन देखा कि एयर मासेस कितने प्रकार के होते हैं। हमने सोर्स रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस जनरेट होते हैं। तो इस तरह इस पूरे चैप्टर को देखने के बाद, इस पूरी क्लास को लगाने के बाद आपके सामने कुछ स्क्रीन पर प्रश्न दिए हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये सारी की सारी बातें हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस की हैं। यदि आप इनको टेक्स्ट पढ़ें और साथ ही साथ लेक्चर को ध्यान से सुनें तो आपको पता चलेगा कि एयर मासेस क्या होते हैं, कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए। उसी तरह एयर मासेस के सोर्स रीजन्स क्या होते हैं, ओशनिक एयर मासेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या कब से हमने एयर मासेस की स्टडी करनी शुरू की। तो ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं। वहीं जब हम एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटी में तो आपको पता है कि आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपके पास 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं जो पूरे के पूरे इसी चैप्टर पे आधारित हैं और पूरी के पूरे हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। यह है कि एयर मासेस क्या होते हैं और उनकी क्लाइमेटोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिसमें आपको डिफाइन करना है कि एयर मासेस क्या हैं और साथ ही साथ आपको बताना है कि एयर मासेस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं और किस तरह वो फ्रंट्स एंड लेटर ऑन साइक्लोन का फॉर्मेशन करती हैं और किस तरह मिड लेटीट्यूड के स्पेसिफिकली और पूरी की पूरी अर्थ की जो हमारे क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स हैं या मीटरोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको उन सोर्स रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है, न केवल आइडेंटिफाई करना है बल्कि उनकी मैपिंग भी करनी है और एयर मासेस के डिफरेंट टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में हमने एयर मासेस को पढ़ा है। हमारे आने वाले चैप्टर जो इसी से एसोसिएटेड होंगे, एयर मासेस के फॉर्मेशन के बाद हम उनको एयर मासेस के रूप में देखते हैं एंड एयर मासेस से किस तरह साइक्लोन्स बनते हैं, हम ये भी अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो पहले इस चैप्टर को पढ़ें। यही चैप्टर आधार है जो हमारे फ्रंट्स का चैप्टर है और फ्रंट्स के बाद जब हम साइक्लोन का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम एयर मास फ्रंट के एसोसिएशन की बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह अर्थ सरफेस पे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स के रूप में साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपके यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।